मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे थे। उसमें हमने 4 पोस्टुलेट बताए थे और ये बताया था कि नाभिक आकार में बहुत भारी होगा और उसमें धनावेश पाया जाता है, जबकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके अतिरिक्त बताया था कि दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है तथा सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। तो इसी को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। 4 पोस्टुलेट बताए थे और ये भी बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप मारता है तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप मारता है, उनका जो क्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इसी को आगे स्टार्ट करते हैं क्योंकि पिछला जो था सिर्फ पोस्टुलेट बता पाए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसी का पार्ट है फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या करेंगे, वो जो हमने बताया था उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, किस तरीके से वेवलेंथ की गणना करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत, उसी को बताने जा रहे हैं। और किस प्रकार से हम बताएंगे कि जो भी श्रेणियां हमारी है कहाँ पे लाइमर होगी, कहाँ पे बामर होगी, कहाँ पे पास्टन होगी। ठीक है, तो इसी कंटिन्यू करते हैं और ये जो है इसी क्रम का पिछला 7th था, ये 8th है। ठीक है, माना कि EMB क्रमशः इलेक्ट्रॉन का आवेश, द्रव्यमान व वेग है। देखिए यहाँ पर जो E दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज, M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, B क्या है इसका वेग। हमने बताया था कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वेग कितना है, v है और आवेश E है तथा r कक्षा की त्रिज्या है। हमने पिछले वीडियो में जो डायग्राम बनाया था उसमें बताया था कि r कक्षा जो त्रिज्या है, उसके अलावा क्या है, वेग v है और जो नाभिक का धनावेश Ze और नाभिक के धनावेश को Ze द्वारा व्यक्त किया था, हमने डायग्राम के द्वारा इसको बताया था। यहाँ पर Z क्या है, परमाणु क्रमांक, Z क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। और हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो Z जो होता है हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, Z का मान होता है 1, यानी Z का मान क्या हो गया 1। अतः हाइड्रोजन नाभिक का धनावेश E होता है। देखिए Ze दे रहे हैं यानी Z का मान 1 हो गया, यानी E रह गया, यानी क्या हो गया धनावेश, यानी पॉजिटिव E रह जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। इसके अलावा देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दोनों के बीच क्या होता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी आवश्यकता नेगेटिव और सेंटर होता है धनावेश, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है और केंद्रीय बल क्या होता है, सदैव ही नाभिक की ओर कार्य करता है, नाभिक अंदर की ओर कार्य करता है, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। जो अभिकेंद्र बल है ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन द्वारा प्रदान किया जाता है। हमने ये भी बताया था कि दोनों के मध्य लगने वाला बल होगा विद्युत स्थैतिक अट्रैक्शन फोर्स होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक हमारी पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पहले ही बताया गया है कि जब सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि प्रदान करता है। अतः mb स्क्वायर देखिए जो हमारा अभिकेंद्र बल है उसको कहते हैं mb²/r। m क्या द्रव्यमान है, b क्या है वेग है और r क्या है, ये है त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या की जो है दूरी है, इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसलिए यहाँ पर 1/4πε0 क्या कांस्टेंट का मान है Ze और बाहर ही था यानी Ze²/r²। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया mb², क्योंकि जो अभिकेंद्र बल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर है। हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया, दिखा दिया है। अगर हम इस r को देखिए यहाँ पे r है, एक से r एक r से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा mb² बराबर Ze²/4πε0² ये समीकरण नंबर 1 हो गया, यानी r से r कैंसिल हो गया और हमारा mb² का मान आ गया। ठीक है,
बोहर के प्रथम अभिग्रित से, देखिए बोहर के प्रथम अभिग्रित जो हमने बताया था क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बल के बराबर होता है स्टैटिक फोर्स। उसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को एल द्वारा, कुछ किताबों में जे द्वारा व्यक्त किया गया है। तो कोणीय संवेग जो होता है वो होता है एम बी आर। अगर वैसे लिखना चाहे तो आर क्रॉस पी भी होता है। अब पी का मान एम बी, तो एम बी आर बन जाएगा। ये होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ये क्या होता है, इसका गुणक होता है, यानी क्या हो गया ये एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। यहाँ पर देखिए एन क्या है, ये क्वांटम संख्या है कि किस क्वांटम संख्या में है। एन का मान 1 2 3 इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया, यानी एल बराबर एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखिए समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। हमने क्या किया, समीकरण 2 का स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, और वर्ग करके समीकरण 1 से भाग दे दिया। देखिए जब वर्ग देके भाग दिया, देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ, r का मान आया n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m z e स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ पे फिर वही बात कहेंगे, n बराबर क्या है, ये क्वांटम नंबर है, इसका मान 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अतः इलेक्ट्रॉन की, देखिए यहाँ पर अब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी कक्षा में है उसके पास क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा होगी। जब कुल ऊर्जा की बात आती है तो हम कहते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होती है। तो यानी गति तथा स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है। देखिए यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के योग के बराबर होगी। अब देखिए जब योग के बराबर होगी तो इसका मतलब हुआ क्या है कि इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा की गणना करें, पोटेंशियल की गणना करें और दोनों को जोड़ दें। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अतः इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा को के द्वारा व्यक्त किया गया है। के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। के लिखें या के ही लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे, देखिए एम बी स्क्वायर हमने समीकरण 1 में मान निकाला है एम बी स्क्वायर का, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। उस मान को यहाँ पर रख देंगे क्योंकि अपॉन में 2 दिया हुआ है, यानी हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इसको समीकरण 1 से लिया गया, इसलिए मेंशन कर दिया कि समीकरण 1 से डायरेक्ट मान हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन था और हमारा नाभिक था, दोनों के बीच की दूरी जो कहलाती है उसकी त्रिज्या, इसको आर द्वारा व्यक्त किया गया है कि आर जो है वो कक्षा की त्रिज्या है। नाभिक से आर दूरी पर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए आर दूरी से, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में होता है, और एक हमारा क्या है नाभिक का प्रोटॉन और एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो U बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये नाभिक का इलेक्ट्रॉन, नाभिक का प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जेड ई दूसरा है -E/r। सॉल्व करेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। देखिए यहाँ पर U का मान क्या आ गया, ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। K क्या आया है, धनात्मक आया है यहाँ पर। अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे, E बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यानी K प्लस U। हमने यहाँ पर मान रख दिया जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। दोनों को देखिए, दोनों में क्या अंतर है, इसमें एलसीएम में 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, और सारे पद सेम है, यानी एलसीएम लेंगे तो 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर आएगा। इसका मान आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर r है, हमने r का मान निकाला है, कहाँ निकाला है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 से क्या करें, r का मान यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 3 से r का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो E बराबर आएगा माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 हो गया। यहाँ पर n फिर वही बात कहेंगे कि क्वांटम संख्या है जिसको 1 2 3 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की NB कक्षा में ऊर्जा के लिए व्यंजक है। देखिए यहाँ पे n आ रहा है, यानी क्या है, यह इलेक्ट्रॉन की NB कक्षा में ऊर्जा के व्यंजक है। स्पष्टता इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पर साइन जो आ रहा है निगेटिव आ रहा है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो आएगी वो कैसी है, निगेटिव है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुल ऊर्जा की गणना कर ली। इसको हम संक्षिप्त में फिर रिवाइज किए दे रहे हैं। क्या किए दे रहे हैं कि यहाँ बताया था अभिकेंद्र बल क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर था। जब बराबर था तो हमने यहाँ पे मान रखा, mv² का मान निकाल दिया। फिर पॉस्टुलेट, प्रथम पॉस्टुलेट का उपयोग किया, हमने यहाँ पर L का मान निकाला कि NH/2π के बराबर होता है। जब भाग दिया तो R का मान प्राप्त हुआ। इसके बाद किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर होती है, यानी E बराबर K प्लस U। K का मान हाफ mv² था, हमने mv² का मान रख दिया, U का मान हमने यहाँ पर रखा। दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर मान क्या आ गया, निगेटिव आया, यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की Nv कक्षा में ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसका मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। अभी भी ये हेडिंग जो हमारी इनकम्प्लीट है, अगले वीडियो में इसको हम करके कंटिन्यू इसकी वेवलेंथ के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।